नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग CSIR नेट, IIT जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं जो आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट करवा रखा था वो था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम जो स्टडी करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में वो है पैरेलल रिएक्शंस। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा इन चैनल्स को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। अब मैं आप लोगों को जो वीडियो लेक्चर में जो स्टडी करवाने वाली हूँ वो है काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शंस। काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शंस। क्या होती हैं पैरेलल रिएक्शंस? वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक मेन प्रोडक्ट के साथ साथ एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन दोनों की मैकेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट होती है, दोनों का पाथ डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो क्या है पैरेलल रिएक्शंस? क्या है वो रिएक्शंस जो जिनमें मेन प्रोडक्ट के साथ साथ एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है और दोनों प्रोडक्ट का जो पाथ है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो क्या है दोज रिएक्शंस which those reactions which reactant formed main product as well as side product with different path। डिफरेंट पाथ के साथ में जो साइड प्रोडक्ट भी बनाए, मेन प्रोडक्ट के साथ साथ साइड प्रोडक्ट भी बनाते हैं, वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? पैरेलल रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, जैसे ए से बी भी बने और ए से सी भी बने। यदि इनका सेम पाथ होता तो मैं इसको एलिमेंट्री रिएक्शन से दिखाती बी प्लस सी, एक ही पाथ होता तो। लेकिन यहाँ क्या बोला है? पैरेलल रिएक्शंस वो हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट पाथ का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा। मान लो इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है, तो ये जो रिएक्शंस हैं ये कौन सी रिएक्शन कहलाएंगी? पैरेलल रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जो जिसमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं लेकिन दोनों प्रोडक्ट के फॉर्मेशन रेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्या कहलाएंगे? पैरेलल रिएक्शंस कहलाएंगे। इनमें एक साइड प्रोडक्ट होता है और एक मेन प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा? जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, और साइड प्रोडक्ट कौन सा होगा? जिसकी अमाउंट कम बनेगा। तो मेन प्रोडक्ट वो होगा जिनका रेट क्या हो? इंक्रीज हो, या कहें कि K1 की वैल्यू K2 होगी तो B आपका एज ए मेन प्रोडक्ट होगा और ये आपका साइड प्रोडक्ट होगा। किसका रेट? ए से बी फॉर्मेशन रेट, ए से बी वाला जो रेट प्रोडक्ट बन रहा है उस रिएक्शन का रेट यदि फास्ट है तो बी मेन प्रोडक्ट होगा और ए जो है सी जो है वो साइड प्रोडक्ट होगा। साइड प्रोडक्ट होगा। चलो आगे। अब हम इस रिएक्शन में कुछ केस स्टडी करते हैं। इस रिएक्शन में कुछ केसेस स्टडी किए जाते हैं। केस फर्स्ट, जब दोनों रिएक्शंस का ऑर्डर सेम होता है तो ये वेक्स-कीलर टेस्ट फॉलो करती है। ध्यान से सुनो, जब दोनों रिएक्शंस का ऑर्डर सेम होता है तो ये जो है
ये वैक्स किलर टेस्ट फॉलो करते हैं। ए से बी और बी से सी, ये K1 K2 इसका ऑर्डर M है और इस रिएक्शन का ऑर्डर N है। तो क्या केस है? केस फर्स्ट, व्हेन M equal to N, then these reactions give wax किलर टेस्ट। कौन सा देंगी? ये वैक्स किलर टेस्ट देंगी। कब देंगी? जब इनका ऑर्डर सेम होगा। अब आता है कि ये वैक्स किलर टेस्ट है क्या? ये वैक्स किलर टेस्ट क्या है कि सी का फॉर्मेशन रेट अपॉन बी का फॉर्मेशन रेट टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। सी क्या फॉर्मेशन रेट? रेट ऑफ सी फॉर्मेशन रेट और बी फॉर्मेशन रेट का रेशियो, मीन्स प्रोडक्ट के फॉर्मेशन रेट का रेशियो जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। कब नहीं करेगा? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंड नहीं होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। टाइम इंडिपेंडेंट होगा तो मीन्स इनकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इन रेशो की, इनका जो रेशो है वो थ्रू आउट, चाहे आपसे टी टाइम पे पूछा जाए, मान लो आपको कोई इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि K1 ग्रेटर देन है K2 से, और आपको दे दिया जाए कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। किसका? इन दोनों रिएक्शंस का ऑर्डर सेम है, तो आपको दे दिया जाए C अपॉन B टाइम T1 और C अपॉन B फॉर्मेशन रेट है बेटा, ये आगे फॉर्मेशन रेट, एक ही बात है इनकी कंसंट्रेशंस, टाइम T2। क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही। अभी तो हमने कहा कि इनके फॉर्मेशन रेट जो है वो टाइम, फॉर्मेशन रेट का रेशियो जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो जिनका ऑर्डर सेम होता है वो वैक्स किलर टेस्ट फॉलो करती हैं, और वैक्स किलर टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों प्रोडक्ट के फॉर्मेशन रेट रेशियो जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। कैसे होता है देखो, अभी बताती हूँ। आप सी फॉर्मेशन रेट कैसे लिखते हो? ऑर्डर के अकॉर्डिंग। एलिमेंट आपकी एक रिएक्शन है ए से बी K1 और इसका ऑर्डर है M। दूसरा है ए से C और इसका ऑर्डर है N और ये है K2। कैसे लिखोगे आप? B का फॉर्मेशन रेट लिखना है हमें। कैसे लिखते हो? K1 A की पावर M। B का फॉर्मेशन रेट ऑफ B कैसे लिखोगे? K1 A की पावर M। फॉर्मेशन रेट ऑफ C कैसे लिखोगे? K2 A की पावर N। ये लिखोगे। क्या है? फॉर्मेशन रेट ऑफ A अपॉन फॉर्मेशन रेट ऑफ C अपॉन फॉर्मेशन रेट ऑफ B। यही है। मीन्स मैं क्या कर दूं? K1 A की पावर N अपॉन K2 अपॉन A की पावर N अपॉन K1 A की पावर M।
अभी क्या कहा आप लोगों को कि जब m इक्वल टू n है, मीन्स ये पावर और ये पावर सेम है, तो ये पूरी वैल्यू एक सेम बन गई, a की पावर n किसके इक्वल हो गई, a की पावर m के। जब दोनों पावर सेम है तो दोनों बेस सेम था ही, बेस सेम है, पावर सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और क्या आ जाएगा आपका K2 अपॉन K1। मीन्स इनका रेशो जो है, फॉर्मेशन रेशो, वो इनके रेट कांस्टेंट के रेशो के इक्वल होता है। मीन्स कांस्टेंट हुआ या कहें कि टाइम इंडिपेंडेंट हुआ। क्या है ये, टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम कहीं पे भी टाइम आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा है, या एक ही कंसंट्रेशन आती तब भी हम कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक ही कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कंज्यूम हो रही है, तो ये टाइम के साथ साथ इनका चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक ही कंसंट्रेशन कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, केवल क्या आ रहा है आपका रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आ रहा है, तो ये एक रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए तो कांस्टेंट ही है। तो थ्रू आउट चाहे कितने भी टाइम पर आप 10 मिनट्स के बाद निकालो, 20 मिनट्स के बाद निकालो, हमेशा ये रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। किस कंडीशंस में, जब m इक्वल टू n होगा। जब m इक्वल टू n नहीं होगा, उस कंडीशन में इनका जो रेशियो है वो आएगा m नॉट इक्वल टू n। उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मेशन रेट ऑफ C अपॉन फॉर्मेशन रेट ऑफ B इक्वल टू, फॉर्मेशन रेट ऑफ C क्या है, K2 A की पावर n। फॉर्मेशन रेट ऑफ B क्या है, K1 A की पावर m। क्या आएगा अब ये, मैं इधर सोल्व कर रही हूं, K2 अपॉन K1 A की पावर n माइनस m, A की पावर n माइनस m, यही आएगा। मीन्स टाइम के साथ साथ एक ही वैल्यू कंज्यूम होगी, एक ही वैल्यू कंज्यूम होगी, तो फॉर्मेशन रेट का रेशियो जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा, फॉर्मेशन रेट का। अब ये डिपेंड करेगा कि एक ही वैल्यू कम हो रही है और n माइनस m की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा ये रेशियो, और यदि n माइनस m की वैल्यू पॉजिटिव है तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ध्यान रखो कि अब ये टाइम पे डिपेंड करेगा। अब कैसे वेरिएशन आएगा, ये डिपेंड करता है कि अब हम जो रेशियो निकाल रहे हैं उनमें ऑर्डर कैसा है। यदि ऑर्डर ऑर्डर दोनों के ऑर्डर n माइनस m, इसकी वैल्यू यदि नेगेटिव आई तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। जैसे ये बना 1 अपॉन, क्या होगा, टाइम के साथ साथ ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, भी एक ही वैल्यू डिक्रीज होगी टाइम के साथ, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उस टाइम आपका जो ये रेशो है ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा। और यदि ये पॉजिटिव हुआ तो ये एक ही वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होगी, तो ये ओवरऑल ये जो रेशो है ये भी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा। ठीक है, इस तरीके से ये तो हम उन ऑर्डर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। चलो अब हम इनका निकालेंगे, रेट फाइंड आउट करेंगे, इस रिएक्शन का रेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है।
हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानते हैं और ये कहते हैं कि दोनों रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो सेम है, m और n की वैल्यू सेम है। उस केस में हम इसका रेट फाइंड आउट करते हैं। For a parallel reactions, A से B में गए और B A से C में गए। यहाँ K1 था और यहाँ पे K2 था। कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस हैं? ये दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जब इनका ऑर्डर निकालते हो तो क्या होगा? मान लो T टाइम पे इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन 0 थी, इसकी कंसंट्रेशन A थी, इसकी कंसंट्रेशन 0 थी और इसकी भी कंसंट्रेशन 0 थी इनिशियली T इक्वल टू 0 टाइम पे। T इक्वल टू T टाइम पे जो है वो इसकी कंसंट्रेशन A माइनस एक्स हो गई, इसकी कंसंट्रेशन Y हो गई और इसकी कंसंट्रेशन Z हो गई। तो X जो है वो किसके इक्वल होगा? Y प्लस Z। फर्स्ट बात तो कि जो X है वो Y प्लस Z के इक्वल होगा। भाई जितना X कंज्यूम हुआ वही तो B और C बना रहा है। जो X कंज्यूम हो रहा है वही तो B और C बना रहा है। तो X की वैल्यू क्या होगी? Y प्लस Z। ठीक है, अब हम निकालते हैं रेट। रेट क्या होगा? इस रिएक्शन का रेट प्लस में इस रिएक्शन का रेट। यदि मैं A के डिसअपियर होने का रेट फाइंड आउट करूं तो कैसे करूंगी? इसका रेट प्लस में इस रिएक्शन का रेट, उन दोनों के इक्वल होगी। तो मैं माइनस DA अपॉन DT, ये किसके इक्वल होगा? K1 A प्लस K2 A। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैंने यहां लिखा नहीं, दोनों का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मान रहे हैं हम इसको और दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ये लिखते हो आप। मान लो A से B की फॉर्म में गया तब आप रिएक्शन रेट कैसे लिखते हो? K1 A। जब A से C की फॉर्म में गया तो आप कैसे लिखोगे? K2 A। और ये दोनों रिएक्शंस पैरेलल हो रही हैं, मींस इन दोनों रिएक्शंस का जो रेट है वो ऐड हो जाएगा। उतना ही तो A डिसअपियर हो रहा है। यही चीजें मैंने लिखी है। चलो आगे क्या होगा? माइनस DA अपॉन DT किसके इक्वल हुआ? इन दोनों में A बाहर आ गया T टाइम पे कंसंट्रेशंस। क्या आएगा? K1 प्लस K2 इंटू में A। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो। यहाँ A वेरिएबल है, इसको यहां ले जाओ, यहाँ T वेरिएबल है, इसको यहां ले आओ। क्या आएगा? माइनस DA अपॉन A किसके इक्वल होगा? K1 प्लस K2 इंटू में TT। इंटीग्रेशन कर लो इसका। इसका भी इंटीग्रेशन कर लो। कुछ फर्स्ट ऑर्डर की जैसे रिएक्शन आ गई, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग की फॉर्म में आता है और ओवरऑल जो a माइनस एक्स रखेंगे फिर उसका माइनस वाले का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा।
यहाँ तो बनेगा ln a माइनस एक्स इस साइड तो, और ये कांस्टेंट है k1 प्लस k2, क्या आएगा t, और फिर कोई कांस्टेंट, यही आएगा। ये जो आया, ये आया ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू में t, और ये आएगा माइनस का, प्लस में c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये लगाते हो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, जब t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू क्या है 0, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू क्या है 0, ये पूरा पोर्शन 0, ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा है, सेम टू सेम आप लोगों को आता है। ये 0 यहाँ पे क्या बनेगा, मीन्स c की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी माइनस ln a, और कंसंट्रेशंस को एक साइड लेके आते हैं तो हम ओवरऑल लिखते हैं इसको ln a माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू में t। क्या रेट आ गया, ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू में t। चलो आगे इनवर्स करते हैं। जैसे ही मैं इसका इनवर्स करूंगी यहां माइनस साइन ले आऊंगी, ln a माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू क्या है माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, इस लॉग का इनवर्स किया है। जैसे इनवर्स होगा माइनस आएगा, माइनस मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। क्या होगा a माइनस एक्स अपॉन a, ये इक्वल टू है इरेज टू पावर, एंटीलॉग ले लिया मैंने, जैसे ही एंटीलॉग लिया ये लोगरिथम हट गया, ये किसमें बन जाएगा इरेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t, माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t, यही आएगा। किसकी वैल्यू a माइनस एक्स, ये किसके इक्वल हुआ a इरेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t। अब a माइनस एक्स क्या था, t टाइम पे a की कंसंट्रेशन, मैं इसको a t से डिनोट करूं तो ये मेरा क्या आएगा, ये क्या था 0, t इक्वल टू 0 टाइम पे a की कंसंट्रेशन इरेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t। एक रेट तो आपका ये है, ये तो क्या है डीकंपोजिशन रेट है, किसका डीकंपोजिशन रेट, किसका किसका निकाला था हमने डीकंपोजिशन रेट ए का। अब हम निकालेंगे फॉर्मेशन रेट बी का और फॉर्मेशन रेट सी का। पहले बी का निकाल देंगे, सेम उसी प्रोसेस पे फिर हम सी को चेंज कर देंगे। देखो ए से बी बना, क्या था K1, आप रिएक्शन के रेट को लिखते हो रेट इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, और ये लिखते हो डी बी अपॉन डी टी, ये लिखा जाता है डी बी अपॉन डी टी। डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आप क्या लिखते हो, डी ए अपॉन डी टी माइनस डी ए अपॉन डी टी को कैसे लिखते हो K1 ए टी, टी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन, ये लिखते हो टी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन, टी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन ये रही, ये वैल्यू पुट कर दो तो K1 आपके पास आ गया K1 ए नोट ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में टी, डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी।
क्या करना है, कंप्लीट चेंजेस निकालने हैं, तो इनको सेपरेट कर लो। dB अपॉन dt मीन्स रेट निकालना है। रेट निकालते हो तो आप क्या करते हो, उनको सेपरेट करते हो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो। dB dB किसके इक्वल हो गया, K1 A नॉट raised to power माइनस K1 प्लस K2 इंटू में T और dt। यहां पे देखो कोई भी ऐसा वेरिएबल्स नहीं था। भाई ए नोट क्या है, ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हो रही थी, मीन्स ये भी कांस्टेंट है। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये चेंज नहीं हो रही थी, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। कंप्लीट चेंजेस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हो। इंटीग्रेशन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, लिमिट लगाऊंगी। लिमिट में देखो मैंने रिएक्शन लिखी थी ए से बी, ध्यान करो t इक्वल टू 0 टाइम पे ए को बी को मैंने 0 बताया था, और t इक्वल टू टी टाइम पे बी को मैंने x बनाया था, y बनाया था, यही बनाया था। तो लिमिट कैसे लगाऊंगी, 0 टू y, और t कैसे रखूंगी, 0 टू t, यही लिमिट लगाऊंगी। देखो आप 0 टू y, ये क्या है 0 टू t, ये करेंगे क्या आएगा, B की कंसंट्रेशन कहां से कहां तक, 0 टू y, यहां क्या आएगा K1 A नोट, ये तो क्या है कांस्टेंट, बाहर आ गए, ये तो क्या है कांस्टेंट। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी e रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी का dt, जब इसका इंटीग्रेशन किया जाता है तो ये वैल्यू आती है e रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में t अपॉन K1 प्लस K2। जो पहले इसका पूरे का इंटीग्रेशन, पहले इसका पूरे का इंटीग्रेशन, तो इसके साथ भी माइनस आएगा, और उसके बाद इसको अपॉन में करके इसका डिफरेंशियल, तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तब भी माइनस आएगा, उस माइनस से उस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए कि कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। अब रखो यहां पे मैंने लिमिट लगाई हुई है y माइनस 0, यही आएगा यहाँ पे। तो भाई लिमिट क्या है आपकी 0 टू y, तो 0 टू y लिमिट रख दी, ये आया आपका K1 A नोट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो वो वैल्यू क्या है, ये रही, अभी रखी थी ना, e रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, और अपॉन में K1 प्लस K2। आप लिमिट लगा रखे हैं 0 से t तक। कैसी लिमिट लगाई मैंने, 0 से t तक। अब K1 प्लस K2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, लिमिट का कोई यूज नहीं है, तो y इक्वल टू किसके इक्वल आया, K1 A नोट, किसके इक्वल आया, अपॉन में K1 प्लस K2। अब मैं यहाँ लिमिट रख रही हूं, पहले अपर लिमिट रखूंगी और फिर लोअर लिमिट रखूंगी, तो e रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी अपर लिमिट माइनस e रेज टू पावर क्या रखूं, लोअर लिमिट रखूं, क्या लिमिट रखूं, लोअर लिमिट रखूं। क्या है लोअर लिमिट, 0, जैसे मैं इसको 0 करूंगी ये पूरे वैल्यू 0 और e की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। क्या आती है, -1। एक गलती अपन ने कर दी बेटा, इसके इंटीग्रेशन ओवरऑल माइनस का आता है, जो इनका इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो ओवरऑल ये रहा माइनस, ये ओवरऑल माइनस का आता है इंटीग्रेशन। तो ये साइन कैसा आया, यहां माइनस,
तो y की वैल्यू मेरे पास क्या बनी, y इक्वल टू माइनस k1 a नोट अपॉन k1 प्लस k2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू t माइनस 1। मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं और कुछ इस तरीके से लिख दूं k1 a0 की जगह मैं a भी लिख सकती हूँ स्मॉल a। याद करो इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a से डिनोट किया था हमने, अपॉन k1 प्लस k2 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t। यदि आपसे z की वैल्यू पूछी जाए तो आप बेझिझक लिख देना, जहां k1 लिखा हुआ है वहां पे क्या जाएगा k2, बस सिर्फ इतना सा अंतर आएगा। जहां पे आपका k1 लिखा हुआ है वहां पे क्या जाएगा k2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा k2 a अपॉन k1 प्लस k2 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t। x निकाल लिया हमने, y निकाल लिया और हमने z फाइंड आउट कर लिया। ये आपकी x, y और z फाइंड आउट कर लिया। इससे रिलेटेड कल मैं आप लोगों को पहले एक दो क्वेश्चंस कराऊंगी और उसके बाद रिवर्स रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।